Bhavna Sahani back with a new video for class 12 economics. In this video we are doing chapter 5 banking. मनी में ऑलरेडी करा चुकी हूँ, अब हम बैंकिंग को शुरू कर रहे हैं. बैंकिंग का फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं. दिस इज द पार्ट 2 ऑफ बैंकिंग. फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था what is commercial bank and functions of commercial bank. Now we are doing the part 2. और अगर अभी तक आपने part 1 नहीं देखा, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. You can see that from there. So let's get started with this part 2. इस वीडियो में हम ये टॉपिक कवर करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें हम कमर्शियल बैंक का लास्ट फीचर पढ़ेंगे. जैसे मैंने बताया था, कमर्शियल बैंक आते हैं मनी क्रिएटर्स. तो मनी क्रिएट कैसे होता है, मनी क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन कैसे होती है, वो हम पढ़ेंगे. बेसिकली क्रेडिट क्रिएशन की बात करूं तो लोन की बात हो रही है, और लोन देती ही है जब बैंक, तभी वो मनी क्रिएट करती है. फिर पढ़ेंगे कि बाय ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट्स आर केप्ट एज कैश रिजर्व. जैसे जो भी मैं अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करा रही हूँ, उसका कुछ पोर्शन कैश रिजर्व की तरह क्यों रखा जाता है. फिर एक न्यूमेरिकल करेंगे, फिर डिफरेंस बिटवीन करेंगे सेकेंडरी और प्राइमरी डिपॉजिट्स में. ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट टॉपिक. और फर्स्ट टॉपिक आता है मनी क्रिएशन. जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जो कमर्शियल बैंक की है, वो मनी क्रिएशन ही है. मनी क्रिएट नहीं होगा तो बैंक कैसे प्रॉफिट अर्न करेगा. तो हमें ये भी तो देखना है ना कि बैंक हमारी डिपॉजिट से पैसे कैसे कमाता है. ठीक है, अब ये जो कमर्शियल है, जो ये प्रोसेस है, जैसे बैंक हमसे पैसे डिपॉजिट कराता है, तो बैंक उन्हीं पैसों से लोन देता है लोगों को. सो बैंक उसी से क्रेडिट क्रिएट करता है. तो क्रेडिट जो है, जो लोन है, अगर मैं क्रेडिट की बात कर रही हूँ तो मतलब मैं लोन्स की बात कर रही हूँ. तो जो लोन्स है, जो कमर्शियल बैंक लोन्स देते हैं, ठीक है, वो प्राइमरी डिपॉजिट से, इनिशियल डिपॉजिट से ज्यादा होते हैं. मतलब जितने भी पैसे हम डिपॉजिट कराते हैं बैंक में, उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा लोन बैंक ने दिया होता है. राइट, अब हम दो assumptions देते हैं मनी क्रिएशन को समझने के लिए, और ये दो assumptions बहुत इंपॉर्टेंट है. वो ये है कि जो पूरी कमर्शियल बैंकिंग है, जितने भी कमर्शियल बैंक है, वो एक ही यूनिट है. मतलब जितने भी कमर्शियल बैंक है वो एक ही यूनिट है, चाहे वो SBI है, चाहे वो PNB है, चाहे वो ICICI बैंक है. जितने भी बैंक है वो एक ही यूनिट है, एंड टुगेदर वी कॉल देम बैंक्स. ठीक है, टुगेदर वी कॉल देम बैंक्स. और जितनी भी रिसिप्ट्स हैं, जितने भी पेमेंट्स है इकोनॉमी में, जितने भी पैसे बैंक को रिसीव हो रहे हैं, या फिर जितने भी पैसे हम लोगों को रिसीव हो रहे हैं, या फिर हम जो पेमेंट कर रहे हैं लोगों को, वी आर मेकिंग इट थ्रू बैंक. हम बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं. तो हम दूसरी assumptions ये देखेंगे कि जितनी भी रिसिप्ट्स और पेमेंट है इकोनॉमी में, वो बैंक के थ्रू ही हो रही है. दैट मीन्स इट इज डन थ्रू चेक, या तो चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, और हम रिसीव कैसे ले रहे हैं, बाय डिपॉजिट्स. तो लोग हमारे बैंक में पैसे डिपॉजिट करा रहे हैं, हम ऐसी पेमेंट को रिसीव कर रहे हैं, और हम पेमेंट दे रहे हैं तो हम चेक के थ्रू दे रहे हैं. हम और किसी तरीके से ना पेमेंट ले रहे हैं ना दे रहे हैं. तो हम ये एक assumption ध्यान में रखते हैं. तो पहली assumption क्या होगी कि जितने भी कमर्शियल बैंक है, दे आर वन यूनिट, दैट इज नोन एज बैंक्स टुगेदर. एंड जितनी भी रिसीप्ट्स है, वी आर टेकिंग फ्रॉम बैंक एज अ बैंक डिपॉजिट, और जितनी भी पेमेंट है हम चेक के थ्रू कर रहे हैं. ऑलराइट, देन जो डिपॉजिट्स है बैंक में, द डिपॉजिट्स इन द बैंक, जो हम पैसे अकाउंट में डिपॉजिट करा रहे हैं, उन पैसों का बैंक क्या करता है, उन पैसों का बैंक लोन देता है लोगों को, उन पैसों का लोन देता है. अब कमर्शियल बैंक जो है, लोन किसको देता है, बोरोअर को देता है. जब कमर्शियल बैंक बोरोअर को लोन देता है तो कैसे देता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लोन लिया बैंक से, तो बैंक सबसे पहले मेरे नाम का अकाउंट खोलेगा, और जितना भी मैंने लोन लिया है वो सारे पैसे उस अकाउंट में क्रेडिट कर देगा. ठीक है, तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट्स. तो जो मेरे खुद के पैसे मैंने बैंक में डलवाए हैं, वो थे प्राइमरी डिपॉजिट. और अगर मैंने बैंक से लोन लिया है, बैंक ने मेरे नाम का अकाउंट खोला और लोन वाला सारा अमाउंट उस अकाउंट में डाल दिया, तो उस अमाउंट को हम कहते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट. और ये लीगली कंपल्सरी है फॉर द बैंक टू कीप अ सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट्स एज रिजर्व. इसका मतलब ये है कि अगर आज मैं बैंक जाके 1000 रुपए डिपॉजिट कराती, तो 1000 रुपए में से बैंक क्या करेगा, कुछ पोर्शन अपने पास रखेगा, और उस जो पोर्शन अपने पास रखेगा उसको कहते हैं रिजर्व, और बाकी सारे पैसे बैंक यूज करेगा किसी और को लोन देने में.
ठीक है। तो ये लीगली कंपल्सरी है बैंक के लिए कि भाई हमारे डिपॉजिट का कुछ पोर्शन अपने पास रखे एज अ रिजर्व, और जो पोर्शन अपने पास रखता है बैंक एज अ रिजर्व उसको बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशियो, या फिर रिजर्व डिपॉजिट रेशियो, या फिर रिजर्व रेशियो। एंड जो कमर्शियल बैंक अपने पास डिपॉजिट रखता है, कितने परसेंट कमर्शियल बैंक अपने पास डिपॉजिट्स रखता है, जैसे जो डिपॉजिट है उसका कुछ पोर्शन कमर्शियल बैंक अपने पास रखता है एज अ रिजर्व, तो वो कितना रिजर्व रखता है ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है हमारा सेंट्रल बैंक। हमारा सेंट्रल बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। ठीक है, तो आरबीआई डिसाइड करेगा कि हमने जितना भी पैसा अमाउंट में डिपॉजिट कराया, अकाउंट में डिपॉजिट कराया, उसका कितना पोर्शन बैंक अपने पास रखेगा एज अ रिजर्व और कितना पोर्शन एज अ लोन देगा लोगों को। तो बेसिकली लोन देता है जब बैंक, तो वो बैंक अपने पैसे यूज नहीं करता किसी को लोन देने के लिए, बैंक हमारे पैसे यूज करता है किसी को भी लोन देने के लिए। तो हमारे पैसों में से कुछ पोर्शन अपने पास रखता है बैंक एज अ रिजर्व, ठीक है, और कुछ पोर्शन जो बचता है वो लोन दे देता है। और जितना पोर्शन अपने पास रखता है, कितना पोर्शन रखता है, वो कौन डिसाइड करता है? वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड करता है। ठीक है, फिर ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक कि मनी कैसे क्रिएट होता है। मनी हमारे खुद के डिपॉजिट से क्रिएट होता है। एक प्राइमरी डिपॉजिट होता है जो हमारे पैसे होते हैं, सेकेंडरी डिपॉजिट जो एज अ लोन हमारे अकाउंट में आता है थ्रू द बैंक। नेक्स्ट आता है व्हाई ओनली फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट्स आर केप्ट एज कैश रिजर्व, कि जितना भी पैसा हमने अकाउंट में डिपॉजिट कराया उसका कुछ पोर्शन जो बैंक रखता है एज अ कैश रिजर्व, वो क्यों रखता है? कुछ पोर्शन ही क्यों रखता है, पूरा पैसा क्यों नहीं रखता बैंक? क्योंकि अब क्वेश्चन ये होगा कि अगर मेरे को अपना पूरा पैसा चाहिए वापस बैंक से, तो क्या बैंक देगा? क्योंकि बैंक में तो उन पैसों से आगे किसी को लोन दे दिया। तो आंसर है यस, बैंक हमें वो पैसे देगा ऑन आवर डिमांड, क्योंकि बैंक के पास किसी एक बंदे का डिपॉजिट नहीं है, बैंक के पास पूरे वर्ल्ड का डिपॉजिट है, पूरे इंडिया का डिपॉजिट अगर देखा जाए तो। सो एक प्रूडेंट बैंकर है ना, प्रूडेंट बैंकर का मतलब एक समझदार बैंकर, उसको दो चीजें पता है कि सारे डिपॉजिटर जितने भी लोगों ने बैंक में पैसा डलवाया वो सारे इकट्ठे नहीं आएंगे अपना पैसा निकलवाने के लिए, right? All the depositors do not approach the bank for withdrawal of money at the same time. और अगर कुछ लोग आते भी हैं तो वो पूरा अमाउंट नहीं निकालते अपने अकाउंट से, and also they do not withdraw the entire amount in one go. ठीक है, तो इसीलिए पहला प्रूडेंट बैंक का सोचना यही है कि सारे डिपॉजिटर्स इकट्ठे पैसे विड्रॉ करने नहीं आएंगे, और अगर आएंगे भी तो विड्रॉ करने सारे पैसे वो विड्रॉ इकट्ठे नहीं करते। दूसरा, देयर इज अ कांस्टेंट फ्लो ऑफ न्यू डिपॉजिट इनटू द बैंक, और सबसे बड़ी बात नए अकाउंट्स खुलते रहते हैं बैंक में, तो न्यू डिपॉजिट्स भी आते रहते हैं, तो बैंक का फ्लो तो नहीं रुकने वाला। क्लियर? सो लोगों की डेली डिमांड को देखते हुए कि कितना विड्रॉ हो रहा है, ठीक है, लोगों कितना विड्रॉ हो रहा है अमाउंट डेली, उसको देखते हुए बैंक को अपने पास कुछ पैसे रिजर्व रखने पड़ते हैं, ताकि अगर मैं बैंक के पास जा रही हूँ अपने पैसे लेने वापस, तो बैंक मुझे वो दे सके। बैंक मुझे वो पैसे कैसे देगा? क्योंकि बैंक में वो पैसे एज अ कैश रिजर्व रख सके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ए है, ए ने 1000 रुपीज डिपॉजिट कराए, बी ने भी 1000 रुपीज डिपॉजिट कराए। अब बैंक ने क्या किया? बैंक को पता है कि दोनों इकट्ठे पैसे लेने नहीं आएंगे, विड्रॉ करने नहीं आएंगे, और बैंक को ये भी पता है अगर आएंगे तो पूरे पैसे वो विड्रॉ नहीं कराएंगे। तो बैंक ने क्या किया? इसके 200 रुपए रिजर्व करके रख दिए, इसके भी 200 रुपए रिजर्व कर दिए। फॉर एग्जाम्पल अब ए आता है, ए को चाहिए 400 रुपए विड्रॉ करने हैं बैंक से, तो बैंक दे देगा क्योंकि बैंक के पास पड़े हैं 400 रुपए, राइट? ऐसे कितने सारे डिपॉजिट करने आते हैं लोग, कितने सारे विड्रॉ करने आते हैं, तो बैंक का तो फ्लो चलता रहता है, राइट? सो जो डेली डिमांड है विड्रॉल की, वो बैंक बहुत आराम से फुलफिल कर देता है, क्योंकि बैंक इतना अपने पास रिजर्व रखता है, कैश रिजर्व रखता है कि वो लोगों की विड्रॉल डिमांड को फुलफिल कर पाए। Right? So to meet the daily demand for withdrawal of cash, it is sufficient for banks to keep only a fraction of deposits as cash reserve. It means if experience of the bank shows कि withdrawal 20% है daily का, या withdrawal 20% है out of the total deposit, तो जो बैंक है वो 20% रखेगा अपने पास as a cash reserve, as an LRR, legal reserve ratio. Clear? तो LRR क्या होता है ये अब आप लोगों को समझ आए। अब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, एंड एग्जाम्पल क्या है ध्यान से देखिए। सपोज एक बंदा आया, उसने बैंक में डिपॉजिट कराए 1000 रुपीज,
अब इन 1000 रुपीज में से बैंक ने अपने पास रख लिया 20% एज अ कैश रिजर्व। ठीक है, 20% अपने पास रख लिया तो मतलब 200 रुपए अपने पास रख लिए एंड 800 रुपीज बैंक ने लेंड कर दिए। ठीक है, अब 800 रुपीज बैंक ने फॉर एग्जाम्पल बी को दिए, तो बी को कैसे दे रहा है बैंक, कैश थोड़ी दे रहा है, वो तो डिपॉजिट में ही दे रहा है। अब बैंक ने क्या किया, ये पैसे किसको दे दिए, बी को दे दिए, बी के अकाउंट खोला, बी के अकाउंट में ये 800 रुपए डाले। अब ये 800 रुपए क्या है, ये सेकेंडरी डिपॉजिट हो गया। अब इस सेकेंडरी डिपॉजिट में से भी तो बैंक 20% रखेगा एज अ कैश रिजर्व रेशियो, क्योंकि बैंक हर किसी के डिपॉजिट में एज अ कैश रिजर्व रेशियो रखता है, तो इसका भी 20% बैंक ने रख लिया। ठीक है, अब इसका 20% भी हो गया, बैंक ने रख लिया, तो ये कितना हो गया 160 रुपीज बैंक ने अब अपने पास रख लिया एज अ कैश रिजर्व रेशियो। यहाँ बैंक ने 200 रुपए रखे थे एज अ कैश रिजर्व रेशियो, यहाँ 160 रुपीज, तो टोटल देखो 360 रुपीज हो गए। तो ऐसे बढ़ता ही जाएगा। अब इसका बैंक ने 160 अपने पास रख लिया, तो 640 रुपीज बैंक ने आगे किसी को लोन दे दिया, सी को, फिर इसका भी 20% एज अ कैश रिजर्व रेशियो रख लिया अपने पास और बाकी किसी को लोन दे दिया, राइट। सपोज दे लैंड, अब यहाँ पे देखो आपने, मैं फिर से बताती हूँ, 1000 रुपए किसी ने इनिशियल डिपॉजिट कराया और उस 1000 रुपए में से बैंक ने सिर्फ 20% रखा कैश रेशियो अपने पास और बाकी 800 रुपए उसने लोन दे दिए। ठीक है, अब लोन दिया 800 रुपए का, तो बैंक क्या करेगा, ये अमाउंट कैश में नहीं देगा, वो जिसको उसने लोन दिया है बैंक में उसके नाम से अकाउंट खोलेगा और उसके अकाउंट में वो पैसे डाल देगा, वो 800 रुपए उस बंदे के अकाउंट में डाल देगा एंड दैट पर्सन कैन विड्रॉ द मनी एट एनी टाइम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो बोरोअर था उसने सारी 800 रुपए की पेमेंट को विड्रॉ कर दिया। ठीक है, सारी 800 रुपए की, सपोज बोरोअर्स विड्रॉ द इंटायर अमाउंट ऑफ 800 फॉर मेकिंग पेमेंट। ठीक है, तो जितनी भी ट्रांजैक्शंस थी वो बैंक के थ्रू ही होती है, राइट, फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक। तो जो मनी बोरोअर ने स्पेंड किया है वो वापस बैंक में आएगा। फॉर एग्जाम्पल अब ये जो 800 रुपए मिले थे बी को एज अ लोन, ये 800 रुपए बी ने सी को दे दिए, सी को पेमेंट करनी थी, सी को सारी अमाउंट दे दी। तो सी को अमाउंट कैसे दी, चेक के थ्रू दी, सी को अमाउंट कैसे दी, चेक के थ्रू दी। तो ये बी ने सी को अमाउंट दे दी 800 रुपए, लेकिन बैंक तो पैसा तो वहीं का वहीं रहा ना, पैसा तो बैंक में ही रहा, बस फ्रॉम वन पर्सन टू एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में चला गया, लेकिन बैंक में ही रहा ना पैसा, पैसा तो नहीं निकला, राइट। तो पैसा वहीं का वहीं है, बस ट्रांजैक्शंस घुमाई जाती है। क्लियर। सो सपोज बोरोअर ने विड्रॉ कर लिए पूरे 800 रुपए टू मेक द पेमेंट, लेकिन पेमेंट कैसे करी गई है, थ्रू चेक, तो उस बंदे के अकाउंट में करी जाएगी, तो पैसा कहाँ रहा, बैंक के अंदर ही रहा। सो ऐसे जो डिमांड डिपॉजिट्स है बैंक के बढ़ते रहेंगे। ठीक है, अब पहला था 1000 रुपए, फिर प्राइमरी, फिर उसके बाद 800 रुपए, फिर दोबारा 800 रुपए सी के भी हो गए। ठीक है, अब इस 800 रुपए में से बैंक क्या करेगा, 20% अपने पास रखेगा एज अ कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, जो कि मैंने बताया था 160, और 640 आगे फर्दर बोरोअर को दे देगा। ठीक है, तो बोरोअर ने उसको यूज किया अगेन टू मेक पेमेंट। पेमेंट कैसे गई, चेक के थ्रू गई, तो जो पैसे हैं वो अकाउंट में ही रहे, पैसे तो कहीं नहीं गए, अकाउंट में से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में गए, तो पैसे तो बैंक में ही रहे, राइट। उसके बाद जो डिपॉजिट्स है, ऐसे करते करते अब ये देखो 640 का डिपॉजिट और हो गया, क्योंकि वो दूसरे पर्सन के पास गया एज अ लोन या एज अ पेमेंट। ठीक है, तो ये जो डिपॉजिट्स है ये बढ़ते ही जाते हैं, जो डिपॉजिट्स है वो हर बार बढ़ता रहेगा 80% से, ये 80% बढ़ गया, इसका 80% बढ़ गया, तो डिपॉजिट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग बाय 80%। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम कैश रिजर्व भी बढ़ता रहेगा। यहाँ पे पहले कैश रिजर्व था 200, फिर हो गया 160, फिर आगे 640 का भी होगा। ठीक है, तो ये डिपॉजिट बढ़ता ही रहेगा। So deposit creation comes to an end when total reserve become equal to initial deposit. तो डिपॉजिट क्रिएशन कब बैंक खत्म करती है, जब कैश रिजर्व, जो आपका कैश रिजर्व है, जो बैंक रिजर्व रख रहा है, वो इनिशियल डिपॉजिट के बराबर हो जाता है। क्लियर। अब इसको ध्यान से देखिए, अब ये मैं फिर से बताती हूँ, ये इनिशियल डिपॉजिट था 1000 रुपए का, 1000 रुपए में से बैंक ने क्या किया, 200 रुपए अपने पास रख लिया एज अ कैश रिजर्व। ठीक है, और 800 रुपए का लोन दे दिया।
अब बैंक ने 800 रुपए का लोन दिया बी को। कैसे दिया? बी के नाम का अकाउंट खोल के। तो यहाँ पे खोला बी के अकाउंट का नाम, बी के नाम का अकाउंट, और ये पैसे बी के अकाउंट में डाल दिए। ठीक है, तो अब एक और इनिशियल डिपॉजिट हो गई 800 रुपए की, राइट, क्योंकि बैंक पैसा निकाल के कैश नहीं दे रहा, वो अकाउंट में डाल रहा है। ठीक है, अब 800 रुपए में से बैंक ने फिर से 20% का कैश रिजर्व रेजोल्यूशन रख लिया, 160 रुपए। ठीक है, अब बैंक क्या करेगा? इसका 20% होगा 640, 20% रख के 640 सी को दे देगा एज अ लोन। जब बैंक ने सी को लोन दिया, उसके नाम का अकाउंट खोला और सी के नाम पे डिपॉजिट कर दिया 640 रुपए का। फिर उसका 20% अपने पास रख के फिर आगे डिपॉजिट्स को लोन में कन्वर्ट कर दिया। तो बेसिकली ऐसे बैंक के डिपॉजिट्स भी बढ़ते जाएंगे और ऐसे ऐसे करते करते कैश रिजर्व भी बढ़ता रहेगा। ठीक है, सो एज सीन इन द टेबल बैंक्स आर एबल टू क्रिएट टोटल डिपॉजिट्स ऑफ 5000। ऐसे करते करते बैंक ने कितना डिपॉजिट करा लिया? 5000 का डिपॉजिट करा दिया, और जो इनिशियल डिपॉजिट था वो सिर्फ 1000 रुपए था। तो मतलब कि आप देख रहे हो कि जो टोटल डिपॉजिट है वो इनिशियल डिपॉजिट से 5 गुना ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, कितना ज्यादा बढ़ गया? 5 गुना ज्यादा। 5 टाइम इज द वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लायर। तो जितना ज्यादा बढ़ता है उसे कहते हैं मनी मल्टीप्लायर। जितना गुना ज्यादा पैसा बढ़ जाता है बैंक में उसे कहते हैं मनी मल्टीप्लायर। तो जो टोटल क्रेडिट क्रिएशन है वो क्या होता है? इनिशियल डिपॉजिट जो कि 1000 रुपए था प्लस मनी मल्टीप्लायर। तो टोटल क्रेडिट क्रिएशन कितना होता है? इनिशियल डिपॉजिट जो कि 1000 रुपए था और मनी मल्टीप्लायर की कितने गुना बढ़ा? 5 गुना। तो दैट इज अ टोटल क्रेडिट, दैट इज 5000। तो जो मनी क्रिएशन है कमर्शियल बैंक की, जैसे जैसे मनी क्रिएट हो रहा है कमर्शियल बैंक का, वैसे वैसे नेशनल इनकम भी बढ़ रही है। कमर्शियल बैंक क्या कर रहा है? मनी को लेंड कर रहा है। किसको लेंड कर रहा है? मेनली टू द इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स को कौन होते हैं? जो इन रिटर्न प्रॉफिट कमाते हैं, राइट, जो कंट्री का डेवलपमेंट करते हैं बाय इंक्रीजिंग देयर ओन इनकम। और कंट्री की अपनी इनकम इंक्रीज होगी तो कंट्री की भी डेवलपमेंट होगी। सो द राइज इन इन्वेस्टमेंट लीड्स टू राइज इन नेशनल इनकम। हमारी इनकम इंक्रीज होगी तो कंट्री की भी इनकम इंक्रीज होगी, नेशनल इनकम, और ऐसे डेवलपमेंट बढ़ती रहेगी। और ये पूरा मल्टीप्लायर का इफेक्ट है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मनी मल्टीप्लायर। लेट्स सी मनी मल्टीप्लायर क्या होता है। अभी मैंने आप लोगों को पहली स्लाइड में बताया था मनी मल्टीप्लायर वो होता है जितना गुना ज्यादा मनी क्रिएट होता है। जैसे 1000 मनी इनिशियल डिपॉजिट था और लास्ट डिपॉजिट हमारा 5000, टोटल हमारा 5000 हो गया था, तो 5 गुना हमारा मनी बढ़ गया था। सो दैट इज मनी मल्टीप्लायर। ठीक है, इट इज द नंबर बाय विच टोटल डिपॉजिट इंक्रीजेस। तो ये वो नंबर है जिससे टोटल डिपॉजिट इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू चेंज इन डिपॉजिट, क्योंकि डिपॉजिट में चेंज आया। जैसे पहले हमारा 1000 डिपॉजिट हुआ था, फिर 800 रुपए का लोन देके हमारा 800 डिपॉजिट हुआ था, फिर इसका 20% करके रख के ऐसे कैश रिजर्व, फिर हमारा 640 हुआ था, फिर 512 हुआ था, ऐसे टोटल करते करते 5000 हो गया था, राइट। तो वो 5000 कितना? पहले 1000 था, फिर 5000 हो गया, तो ये 5 टाइम्स बढ़ गया। तो जितना डिपॉजिट इंक्रीज हो जाता है, इट इज द नंबर जितने डिपॉजिट से वो इंक्रीज होता है बाय द चेंज इन द डिपॉजिट, दैट इज द मनी मल्टीप्लायर। तो मनी मल्टीप्लायर क्या है? लीगल रिजर्व रेशियो से इनवर्सली रिलेटेड है। इनवर्सली रिलेटेड का मतलब होता है अगर LRR आपका ज्यादा है तो मनी मल्टीप्लायर आपका कम होगा। ठीक है, मतलब अगर आप ज्यादा कैश रिजर्व कर रहे हो तो मल्टीप्लायर आपका कम होगा, और अगर आप कम कैश रिजर्व करोगे तो मनी मल्टीप्लायर आपका ज्यादा होगा। तो इसे कहते हैं इनवर्सली रिलेटेड। इफ द लीगल कैश रिजर्व रेशियो इज लेस, मनी मल्टीप्लायर विल बी मोर। तो इन अदर वर्ड मनी मल्टीप्लायर वो प्रोसेस है जिससे कमर्शियल बैंक पैसे क्रिएट करता है, क्रेडिट क्रिएट करता है। इट इज बेस्ड ऑन रिजर्व रेशियो, इट इज बेस्ड ऑन इनिशियल डिपॉजिट। अब मनी मल्टीप्लायर को कैलकुलेट कैसे करते हैं? 1/LRR। अब जैसे इस केस में हमारा LRR कैश रिजर्व कितना था? इस केस में हमारा कैश रिजर्व था 20%, तो LRR कितना हो गया हमारा? 0.2। 20% कैसे लिखते हैं? 20/100। आई विल शो यू हियर। अब हमारा जो लीगल रिजर्व रेशियो था, मनी मल्टीप्लायर कैसे कैलकुलेट होता है? 1/LRR। अब हमारा इस केस में LRR कितना था? 20% था। 20% कितना होता है? दैट इज इक्वल टू 20/100, राइट।
20 अपॉन 100, तो ये 0 से कट गया, 2 1 5, 1/5 विच इज इक्वल टू 0.2, तो हमारा LLR हो गया 0.2। तो अब इस एग्जाम्पल में हम LLR को कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 अपॉन 0.2। अब 1 अपॉन 0.2 जो मैथ्स में खराब है, ध्यान से देख लीजिए, 1 अपॉन 0.2, ये पॉइंट को हटाने के लिए हम ऊपर 0 लगा देंगे, तो ये 10 हो गया, ये 2 हो गया और ये हो गया 5, ठीक है। तो ये हो गया 0. ये हो गया 5, ठीक है। तो ये मनी मल्टीप्लायर क्या हो गया आपका, मनी मल्टीप्लायर हो गया 5। तो इट सिग्निफाइज की जो हर एक यूनिट है मनी की, इट केप्ट एज अ रिजर्व, मनी की इट सिग्निफाइज दैट फॉर एवरी यूनिट केप्ट एज अ रिजर्व, जितने भी यूनिट एज अ रिजर्व रखे गए हैं, बैंक उसका 5 यूनिट ज्यादा बना लेता है मनी, ठीक है। बैंक्स आर एबल टू क्रिएट 5 यूनिट्स ऑफ मोर मनी, सो द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर इज डिटरमाइंड बाय LRR। तो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू कैसे निकलती है, मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू निकलती है LRR से, ठीक है। सो हायर द वैल्यू ऑफ LLR, लोअर विल बी द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर एंड लेसर विल बी द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर, मोर विल बी द वैल्यू ऑफ LRR। तो मैं एक बार आपको ये फिर से समझाती हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था जिसमें आप 1000 रुपीज आपका इनिशियल डिपॉजिट था, इसका 20% हमने रखा था LRR। तो अब आपने मनी मल्टीप्लायर को कैलकुलेट करना है। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, मनी मल्टीप्लायर इज 1 अपॉन LRR। तो आपका LRR कितना है, आपका LRR है 20%, राइट। LRR है आपका 20%। 20% को हम कैसे लिखते हैं, 20 अपॉन 100, राइट। और इसकी कटिंग कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.2, राइट। तो आपका LRR हो गया 0.2। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, 1 अपॉन 0.2 सॉल्व करने के लिए ये पॉइंट हट जाएगा, ऊपर 0 लग जाएगा, ये 2 से कट गया, ये 5 हो गया। तो योर मनी मल्टीप्लायर इज 5 टाइम। तो जितने भी यूनिट्स बैंक एज अ कैश रिजर्व रख रहा है, तो बैंक उसका 5 टाइम्स यूनिट्स जनरेट कर रहा है, मनी क्रिएट कर रहा है। क्लियर, आई होप आपको मनी मल्टीप्लायर समझ आया हो। अब हम ये क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट द टोटल क्रेडिट क्रिएशन इफ द इनिशियल डिपॉजिट इज ₹1000 एंड LRR इज 12.5%। अब मैंने आपको टोटल क्रेडिट क्रिएशन बताया, तो आपका टोटल क्रेडिट क्रिएशन क्या है, इग्नोर माई राइटिंग, इट इज वेरी बैड आई नो। तो टोटल क्रेडिट क्रिएशन क्या है, टोटल क्रेडिट क्रिएशन इज इनिशियल डिपॉजिट, ठीक है, इनिशियल डिपॉजिट into money multiplier, right? Initial deposit into money multiplier. Initial deposit आपका 1000 करोड़ है, मनी मल्टीप्लायर निकालना भी जरूरी है। मनी मल्टीप्लायर क्या है आपका 1 अपॉन LRR, ठीक है। देखा जाए तो आपका LRR क्या है 12.5%, राइट, 12.5%। तो आप इसको ऐसे लिखोगे 12.5 अपॉन 100, ठीक है। ये पॉइंट हटाने के लिए नीचे 0 आ जाएगा, तो 125 अपॉन 1000। तो इसको कटिंग कर दोगे, ठीक है, 5 2 10, 25 5 एंड ये हो गया 200, ठीक है। फिर ये हो गया 5 मैं इजी कैलकुलेशन कर रही हूं, फिर ये हो गया 40, फिर ये हो गया 1, ये हो गया 8, राइट, ये हो गया 8। तो इसके बाद ये 125 अपॉन 1000 जो है आपका, ये आया आपका 1 अपॉन 8। अब हम ये क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट द टोटल क्रेडिट क्रिएशन इफ द इनिशियल डिपॉजिट इज ₹1000 एंड LRR इज 12.5%। अब मैंने आपको टोटल क्रेडिट क्रिएशन बताया, तो आपका टोटल क्रेडिट क्रिएशन क्या है, इग्नोर माई राइटिंग, इट इज वेरी बैड आई नो। तो टोटल क्रेडिट क्रिएशन क्या है, टोटल क्रेडिट क्रिएशन इज इनिशियल डिपॉजिट, ठीक है, इनिशियल डिपॉजिट into money multiplier, right? Initial deposit into money multiplier. Initial deposit आपका 1000 करोड़ है, मनी मल्टीप्लायर निकालना भी जरूरी है। मनी मल्टीप्लायर क्या है आपका 1 अपॉन LRR, ठीक है। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे LRR। तो LRR कितना है आपका 12.5%, 12.5%, ठीक है। 12.5% कैसे लिखेंगे, 125
112.5 अपॉन 100% में ये पॉइंट हटा दोगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा 1000। तो ये मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 125 अपॉन 1000 इज 0.125। तो आपका LRR कितना हुआ 1 अपॉन 0.125, राइट, 0.125। और इसको सॉल्व करने के लिए आप ये पॉइंट हटा दोगे और 3 जीरो ऊपर लगा दोगे। अब जब ये 3 जीरो ऊपर लगा दोगे तो अब आप इसकी 5 से कटिंग कर लो, ठीक है, टू मेक इट इजियर जस्ट कट विद 5 अगर आप मैथ्स में बेकार हो तो, ठीक है। तो ये हो गया आपका 200 और ये हो गया आपका 25, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपका 1 और ये हो गया आपका 8, क्लियर। सो आपका LRR हो गया 8 टाइम्स। तो यहाँ पे आपका मनी मल्टीप्लायर कितना हो गया 8 टाइम्स, क्लियर। सो हियर योर मनी मल्टीप्लायर इज 8। समझ आया कि नहीं। फिर उसके बाद जब आपका LRR 8 हो गया तो आपने टोटल क्रेडिट क्रिएशन निकालना है, विच इज इक्वल टू 1000 इंटू 8, राइट, इट इज इक्वल टू 8000 करोड़, क्लियर। तो आपका टोटल क्रेडिट क्रिएशन कितना रहा, आपका टोटल क्रेडिट क्रिएशन रहा 8000 करोड़, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट प्राइमरी डिपॉजिट्स और सेकेंडरी डिपॉजिट्स में डिफरेंस। प्राइमरी डिपॉजिट्स क्या है, प्राइमरी डिपॉजिट्स वो कैश डिपॉजिट है जो कमर्शियल बैंक्स में किए जा रहे हैं बाय द हाउस होल्ड, बाय द पर्सन इटसेल्फ, चाहे वो सेविंग अकाउंट में किया जाए, करंट अकाउंट में किया जाए, इन द फॉर्म ऑफ टर्म डिपॉजिट किया जाए या कोई भी अदर डिपॉजिट। सेकेंडरी डिपॉजिट्स को डेरिवेटिव डिपॉजिट्स भी कहते हैं और ये तब डिपॉजिट किया जाता है विच अराइजेस ड्यू टू द लोन गिवन टू द पीपल। अब जैसे मैंने बताया अगर मैंने बैंक से लोन लिया तो बैंक मेरे नाम का अकाउंट खोलेगा और उसमें पैसे डिपॉजिट करेगा, लोन अमाउंट उसमें क्रेडिट कर देगा, तो दैट लोन अमाउंट इज द सेकेंडरी डिपॉजिट। अगर मैं प्राइमरी डिपॉजिट की बात करूं तो ये लोगों की डिपॉजिटर्स की सेविंग्स बताता है, अगर मैं सेकेंडरी डिपॉजिट्स की बात करूं तो ये लोगों की बोरोइंग्स बताता है, ठीक है। प्राइमरी डिपॉजिट की बात करूं तो इट इज ऑलवेज लेस देन सेकेंडरी डिपॉजिट। और अगर सेकेंडरी डिपॉजिट की बात करूं तो कमर्शियल बैंक क्या करता है, दे क्रिएट सेकेंडरी डिपॉजिट। कैसे क्रिएट करता है सेकेंडरी डिपॉजिट, लोगों को लोन देके, एंड जितना भी कैश रिजर्व होता है उससे कहीं ज्यादा, ठीक है। सो सेकेंडरी डिपॉजिट हमेशा ज्यादा होते हैं प्राइमरी डिपॉजिट के। और अगर मैं प्राइमरी डिपॉजिट और सेकेंडरी डिपॉजिट को ऐड कर दूं तो ये होता है टोटल डिमांड डिपॉजिट जो कमर्शियल बैंक के पास पड़ा होता है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आया हो। सो दैट इज इट फॉर टुडे। एंड अगर कोई भी डाउट है LRR वगैरह में, मल्टीप्लायर में, इनिशियल डिपॉजिट में, टोटल क्रेडिट क्रिएशन में, यू कैन ask and comment in the comment box. You can comment your doubt in the comment box so that I can clear your doubt. अगर फिर भी कोई doubt है, I'll make a video on it. Please let us know. And yes, if you like my video, do not forget to subscribe my channel. Do not forget to ring the bell icon for the notification of my upcoming videos. And yes, you can reach us out on Instagram, Facebook, and Telegram for the notes of these chapters. Moreover, do not forget to ring the bell icon and you can contact us on the number given below for online and offline classes. So I will be meeting you guys super soon in my next video. Bye bye everyone.